Hello dear students, and in this Zest towards PT 2025, we have come down to the understanding of science and technology or the detailed understanding of science and technology questions that we have seen in PT. इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमको देखने मिले हैं और उनके नेचर कैसे थे, क्या उनके बेसिक आंसर्स हो सकते हैं. दिस ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम देखते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेचर थोड़ा सा चेंज हुआ है और इस बार क्वेश्चन ज्यादा फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी देखता है. पहले हम देखते थे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे वर मोर ऑफ इंक्लाइंड टुवर्ड्स करंट ओरिएंटेशन, लेकिन इस साल हमको देखने मिलता है कि सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स के बैकलिंक को ज्यादा यूपीएससी ने हाईलाइट किया है और क्वेश्चंस को वैसे लिंक किया है. क्वेश्चंस हैं वैसे क्वेश्चंस भी हैं जो करंट अफेयर्स से लिंक्ड रहे या करंट अफेयर्स वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी इसमें लगती है. इस बार हमको देखने मिलता है कि अप्रोक्सीमेटली 16 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो इन्फ्लुएंस होता है उन सारे टॉपिक्स में. क्विकली इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम. सबसे पहला क्वेश्चन है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स स्पेसिफिकली इट इज स्पीकिंग अबाउट some rare earth elements are used in manufacturing of the flat screen televisions, and the second one is rare earth elements have the property of phosphorescence, right? So precisely यहाँ पे दो चीजें समझने को देखने मिलती है. पहला phosphorescence क्या है और दूसरा ये फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन में किस तरीके के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमको देखने मिलते हैं. The first one, phosphorescence is a phenomena which is exhibited by the chemicals. जब कोई केमिकल्स किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी उसके बाद एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दैट बिकम्स फास्फोरेसेंस. और ये एक्साइटेशन से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन से. इलेक्ट्रॉन्स जब अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं और फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ये फ्लोरोसेंस के जैसा ही है. फ्लोरोसेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो इमीडिएट होता है, फास्फोरेसेंस एक ऐसा फिनोमेना जो थोड़ा सा डिलेड हमको देखने के लिए मिलता है. प्रिसाइसली यहाँ पर ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि यूरोपियम या वाइट्रियम एटसेट्रा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं. इंडियम टाइटेनियम ऑक्साइड्स भी हो गए जो ऐसे प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं जो फास्फोरेसेंस एटसेट्रा को एग्जिबिट कर सकते हैं. और ये फास्फोरेसेंस को एग्जिबिट करने वाले जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये सब फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन में, फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन के अपर स्ट्रैटा में उपयोग किया गया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या और स्पेसिफाइड ट्रांजिस्टर्स जो इसमें इसके पिक्सल डायमेंशंस को बढ़ाने के लिए, डेप्थ को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके लिए यूज किए जाते हैं. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट इन दिस, और इवन स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स प्रॉपर्ली. सो इसका आंसर होना चाहिए 1. सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमको देखने मिलता है, ऑल्दो पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक हो जाता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवच एंटी कोलिजन सिस्टम को हमने यूज किया था. इसमें क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले, नेशनल रेल प्लान इज बीन क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम्स बाय 2028. इनफैक्ट हमको देखने मिलता है कि ये प्लान 2030 के बाद 2030 एंड 2030 ऑनवर्ड्स उसके लिए बनाया गया है. कवच इज एन ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी. इनफैक्ट ये नहीं है, ये एक इंडिजिनस सिस्टम है जो इंडिया डेवलप कर रहा है. अब कवच एंटी कोलिजन सिस्टम्स में हमने ट्रेन्स के साथ सेंसर्स को यूज किया है और इन सेंसर्स को हम किसी सैटेलाइट के साथ मॉनिटर कर सकते हैं, साथ में हमारे जितने भी लोकल टावर्स हैं उनसे मॉनिटर कर सकते हैं. और इन सेंसर्स में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स को यूज कर सकते हैं, RFID टैग्स को यूज कर सकते हैं, GPS यूज कर सकते हैं, GPS इनेबल्ड सेंसर्स को यूज कर सकते हैं जहां पर हम कॉन्स्टेंटली किसी एक ट्रेन का मूवमेंट लोकेट कर सकते हैं. और स्पेसिफिकली इसका यूज तब हो जाता है जब ज्यादा डेंस फॉग कंडीशंस होते हैं या लो विजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं जहां पर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ने वाले होते हैं, वहां पर कवच एंटी कोलिजन सिस्टम्स बहुत स्पेसिफिकली काम करेंगे. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमको सही नहीं देखने मिलता, 2 सही नहीं देखने मिलता, इनफैक्ट स्टेटमेंट नंबर 3 हमको सही देखने मिलता है. तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो आंसर हमको देखने मिलेगा 1 और 2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. नेक्स्ट, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना होकर के एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमको देखने मिलता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 23, सेट डी का क्वेश्चन नंबर 23, जहां पर क्वेश्चन पूछा है अबाउट 3 मेजर मिशंस विच इज एक्सियोम 4, स्पेडेक्स एंड गगनयान, एंड विच ऑफ द अबव आर यूजफुल और विच ऑफ द अबव एनकरेजेस एंड सपोर्ट द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च. तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च मोस्टली सैटेलाइट बेस्ड मिशंस के थ्रू हम करते रहते हैं.
स्पेसिफिकली इसकी सबसे ज्यादा बात हुई है गगनयान मिशन में। गगनयान के बारे में बहुत सारी बातें होती है और गगनयान एक ऐसा मिशन है जो एस्ट्रोनॉट कैपेबिलिटीज को दिखाएगा, साथ में माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट और माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ पर क्या होने वाले हैं इसको भी बताएगा। तो गगनयान तो है ही, साथ में इंडिया ने अभी रिसेंटली स्पेडेक्स मिशन किया था। स्पेडेक्स मिशन बेसिकली स्पेस डॉकिंग मिशन है या सैटेलाइट डॉकिंग मिशन है, जिसमें दो सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स में भेज करके उन दोनों सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने का काम या डॉकिंग का काम हमने किया था। ये एक्सपेरिमेंट डॉकिंग को एग्जिबिट करता है, सैटेलाइट्स को भी एग्जिबिट करता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग को भी एग्जिबिट करता है, साथ में इसका यूज होगा माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स में भी। साथ में एक्सियम 4 नासा का मिशन है जो भी माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स को भी एग्जिबिट करता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें ऑल ऑफ द थ्री रिमेन्स एज दोज एक्सपेरिमेंट्स जहां पर आपको माइक्रोग्रेविटी एटसेट्रा उसके एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मिलते हैं। Then we have a question coming from defense and this is a peculiar question. This is an information based question. अब ये देखिए, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये जनरली उनके लिए टीडीएस होगा जिनने बहुत डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ा है या जनरली हम जब पढ़ते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज को उसको नहीं पढ़ा है। अगर आपने क्लासरूम में डिफेंस टेक्नोलॉजीज को पढ़ा है, हमारे नोट्स में भी हमारे बुक्स में भी इन सारी चीजों को हम समझते हैं, अगर हम क्लासरूम में डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ईजी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो ये क्या कहता है दैट देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हिच आर बीइंग डिफाइंड। अब देखो, टाइम, पोजीशन एंड द टाइमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो। कई बार हमको ये लगता है कि करंट अफेयर्स लिमिट हो जाता है एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले तक, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के आसपास के क्वेश्चंस भी होते हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और क्योंकि मिलिट्री एस्केलेशन अभी इस टाइम में रहे और एयरक्राफ्ट का एयर फोर्स का अपना एक यूजफुलनेस अभी हमको रिसेंटली देखने मिला है, तो एयरक्राफ्ट्स और एयरक्राफ्ट्स इंडिया के एयरक्राफ्ट्स कैसे हैं उसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे जब हम देखते हैं तो द मेजर क्लासेस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स दैट वी हैव, डॉर्नियर 228 ये एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल है। इसके बाद ही हमको बोइंग का P-8I एयरक्राफ्ट जो मैरीटाइम पेट्रोल में काम करता है, ये साथ में पैरेलली काम करते हैं। इनफैक्ट डॉर्नियर 228 एवैक सिस्टम्स को भी लेके चलता है, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स जिनको हम कहते हैं, इनको भी लेकर के, इनको डॉक करके भी मैरीटाइम पेट्रोलिंग यानी कि पेट्रोलिंग मतलब कि समुद्र के आसपास की जगह पर सर्वेलेंस करने का काम करता है। सेकंड इज IL-76। IL-76 ये हमारा गजराज है। पहले ये एक 4 इंजन का एयरक्राफ्ट था गजराज। ये 4 इंजन का जो एयरक्राफ्ट है ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रूप्स को ले जाने के लिए काम करता था। नॉर्मल ट्रेन्स पे जा सकता था, हाई टेरेन से हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन्स पर भी जा सकते थे, और फ्रंट लाइन पर कहीं पर भी ट्रूप्स की जरूरत होती थी या आर्मीमेंट्स की जरूरत होती थी या आर्मामेंट्स की जरूरत होती थी, उन सबको कैरी करने के लिए इसको यूज करते हैं IL-76 इल्यूशन। ये रशिया से के साथ मिलकर के बनाया हुआ है। और C-17 ग्लोब मास्टर 2011 के बाद इंडिया ने इसको अक्वायर किया है US से। और बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये गजराज से भी ज्यादा हाई कैपेबिलिटीज का है, किसी भी टेरेन पर उतारा जा सकता है, किसी भी टेरेन से इसको टेक ऑफ किया जा सकता है, ट्रूप्स को ले जाने में, टैंक्स को ले जाने में, लाइट आर्टिलरीज को ले जाने में ये C-17 ग्लोब मास्टर काम करता है। तो यहां पर ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, इनफैक्ट ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसलिए ओनली 2 आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 44 जो फिर आपको देखने मिलता है फ्रॉम GPS विच इज गगन। गगन विच इज GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन एंड नेविगेशन। ये इंडिया का सेकंड, इनफैक्ट कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में अगर हम समझे तो पहला लोकल GPS है। अब GPS बोले या पोजीशनिंग सिस्टम बोले वो ज्यादा बेटर टर्म है। पोजीशनिंग सिस्टम प्रिसाइसली 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं हमारे रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम। जब हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ग्लोबली प्रेजेंट होते हैं ऐसे सिस्टम्स जैसे कि GPS है USA के पास और रशिया के पास अपना ग्लोनास है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, पूरे अर्थ पर एक बड़ा कॉन्स्टलेशन या अर्थ के चारों तरफ एक बड़ा कॉन्स्टलेशन बना करके जिसमें मिनिमम 24 सैटेलाइट्स होते हैं, उन कॉन्स्टलेशंस को यूज करके
पोजीशनिंग एटसेट्रा करने में हेल्प करेंगे, तो ये आपके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बन जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमको देखने मिलते हैं रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें हमारी फ्लीट अगर छोटी है या जो सैटेलाइट्स हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्लीट ही अगर छोटी है, तो वो रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम एटसेट्रा का फॉर्मेशन करते हैं। कई बारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसको लोकल लेवल पर उसकी पोजीशनिंग को इंप्रूव करने के लिए हम ग्राउंड सपोर्ट को लेते हैं या लोकल या रीजनल सपोर्ट को लेते हैं। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है गगन के केस में। जीसैट सीरीज की सैटेलाइट्स हैं 3। इन 3 सैटेलाइट्स को यूज करके इंडियन ओशन रीजन में जीपीएस, जो कि यूएसए का पोजीशनिंग सिस्टम है, उनके साथ अलाइन कर दिया है, जिससे स्पेसिफिकली ये जीसैट और जीपीएस मिलके गगन बना देते हैं यहां पे। यानी कि हमने सिर्फ जीपीएस के कॉन्स्टेलेशन को अपनी लोकल नीड्स के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है, वही गगन बन जाता है। अब गगन बेसिकली काम कैसे करेगा? गगन के साथ जीसैट का सपोर्ट है, प्लस हमारे साथ ग्राउंड सपोर्ट है, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटसेट्रा उसका सपोर्ट है, साथ में लोकल मोबाइल नेटवर्क सपोर्ट्स है, जो स्पेसिफिकली इनिशियली बनाया गया था एयरक्राफ्ट की यूटिलिटी के लिए। इंडियन ओशन रीजन में एयरक्राफ्ट के नेविगेशन को स्मूथ करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए गगन को यूज किया गया। सो इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। यस, इसका एक पर्टिकुलर रोल है। दूसरा, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। एंड द थर्ड वन सेज इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनफैक्ट गगन को लेटर ऑन, इनिशियली बनाया तो एविएशन के लिए था, लेकिन गगन को लेटर ऑन यूटिलाइज किया है हमने फॉर मैरीटाइम नेविगेशन एटसेट्रा ऑल्सो, सर्वेलेंस, फिशरमैन्स को नेविगेशन देने के लिए या मैरीटाइम सिक्योरिटी देने के लिए भी यूज किया गया गगन को। गगन के बेसिस पर जेमिनाई सिस्टम्स बने हैं जो कि स्पेसिफिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस के लिए बनाए गए। फिर फॉरेस्ट कंट्रोल, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी इसको यूज किया जाने लगा है। बाद में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी गगन को यूज किया जाने लगा। तो गगन सिर्फ एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाया तो गया था, एविएशन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसके मल्टीपल रोल्स हैं, मल्टीपल यूटिलिटीज हैं। तो 1 and 2 remains as those which can be it will provide benefit only in aviation but not in other modes of transport। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ पर। बाकी रेस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक और फैक्चुअल क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45, जहां पर AI Action Summit held in Grand Palais, which is in Paris, in February 2025. Regarding that statements, it is co-chaired with India. Yes, फ्रांस और इंडिया मिलके इस AI summit को चेयर करते हैं। Summit was held in 2023 and in Blackley Park and in Seoul Summit in 2024. ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी इसके बाद देखें, along with the other countries, US and UK also signed the declaration on inclusive sustainable AI। इनफैक्ट ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे बाद में US इससे बैकआउट कर चुका है ऑलरेडी सस्टेनेबल AI और अपने प्लान्स को बना रहा है, अपनी पॉलिसीज को बना रहा है AI डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 हमको थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, इनफैक्ट गलत ही है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ओनली 1। नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पे आपको देखने मिलता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमको ग्रीन टेक्नोलॉजीज से देखने मिलता है, या जहां पर हम बात करते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स की या ईवीज की। इनफैक्ट ईवीज, फिर HEVs या हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजीज या हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, इन सब की बात करते हैं, तो यहां से ये क्वेश्चन निकलता है। एंड वी स्पीक्स अबाउट विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें मुझे लगता नहीं है कि स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहा होना चाहिए या इनफैक्ट इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेकंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, एंड थर्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। ये तीनों ऐसे क्लासेस हैं जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन सिस्टम्स को हम समझते हैं। एक हमारे पास पावर ट्रेन जो कि व्हीकल्स में है वो है इंटरनल कंबस्टिबल इंजन्स का। इंटरनल कंबस्टिबल इंजन्स का मतलब क्या है? पेट्रोल मोटर है, डीजल मोटर है, ये ट्रेडिशनली यूज्ड कन्वेंशनल व्हीकल सिस्टम्स है। इनके ऊपर जब हम डेवलप करते हैं तो हाइब्रिड व्हीकल्स को डेवलप करते हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स में हम इन्हीं पर इंप्रूवमेंट करते हैं जो माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम्स बन जाते हैं। इसके बाद HEV या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करते हैं जिसमें
एक मोटर हमारे पास इंटरनल कंबस्टिबल इंजन्स की भी है और दूसरी साथ में हमारे पास ईवीज हैं। इनके ऊपर जब हम डेवलप करते हैं तो ईवीज डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज को यूज करके इन बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाया जाता है और पावर ट्रेन प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो ये ईवीज के ऊपर आपको देखने मिलती है टेक्नोलॉजीज, तो फ्यूल सेल एटसेट्रा देखने मिलता है, जिसमें फ्यूल सेल दो तरीके के हो सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं हमारे पास, जिसमें फ्यूल सेल्स में एक तरफ हाइड्रोजन को फिल अप करके हाइड्रोजन को आयोनाइज करके उससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और हाइड्रोजन को बाद में आयोनाइज्ड ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करके वाटर को एज अ बाई प्रोडक्ट गेन करते हैं, विच बिकम्स द 100% क्लीन एनर्जी। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज बन जाती हैं। साथ में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम्स, ये जिसमें फ्यूल सेल्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को जो बन जाती हैं FEVs। तो ये FEVs में ईवी मोटर चलती है एक लिथियम बैटरी से और उसको चार्ज किया जाता है एक फ्यूल सेल से, जो कि कंसिडरेबल हायर रेंज पर जा सकते हैं। दो ये सभी टेक्नोलॉजीज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन्स में आती हैं, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 82 हमको देखने मिलता है, विच इज इन सेट डी। इसमें क्वेश्चन आपको देखने मिलता है UAVs पर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स। एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन इस बार भी, और इनफैक्ट ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा इस क्वेश्चन में, विच इज ड्रोन का जो क्वेश्चन है। अब इसमें जब हम ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं तो ड्रोन्स मिनिएचर एयरक्राफ्ट के जैसे होते हैं, और साथ में क्या लगा हुआ है, UA मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का एक बेसिक क्लास है दैट देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसमें सबसे पहला क्लास ऑफ द एरियल व्हीकल जब हमको देखने मिलता है वो हेलीकॉप्टर जैसा है, हेलीकॉप्टर जैसे चलेगा और हेलीकॉप्टर जैसे वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है। दूसरे तरीके के होते हैं फिक्स्ड विंग वाले, जो कि एयरक्राफ्ट जैसे हो सकते हैं। तो ये फिक्स्ड विंग वाले जो आपके UAVs आपको देखने मिलेंगे, ये इस तरीके के हैं, इनके पास एक विंग यहां पर है और ये एयरक्राफ्ट जैसे एक सिस्टम्स बनते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ तो एटलीस्ट उनको लगता ही है, या कोई भी एक टेक ऑफ या लैंडिंग किसी ना किसी एक पॉइंट पर वर्टिकल नहीं हो सकती। फिर इसके बाद हमको देखने के लिए मिलते हैं मल्टीपल रोटर्स। मल्टीपल रोटर ड्रोन्स की जब भी आप बात करोगे तो ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, साथ में इनके साथ 3 या 4 आर्म जुड़े होते हैं जो सीधे ऊपर जा सकते हैं, सीधे नीचे जा सकते हैं। अब जैसे जैसे इसकी इंप्रूवेबिलिटी बढ़ती है इन ड्रोन्स की, इनकी फ्लाइट या होवरिंग इंप्रूव हो जाती है। होवरिंग का मतलब है कितना टिल्ट हो सकते हैं, कितना घूम सकते हैं और कितनी इजीली अपने फ्लाइट पाथ को चेंज कर सकते हैं, ये होवरिंग का मतलब होता है। तो जब हम वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग की बात करते हैं, सीधा उठ के सीधे बैठ जाना, और दूसरा होवरिंग, ये सब ड्रोन्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अलग अलग टाइप के ड्रोन्स अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो एग्जिबिट करते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम आंसर को देखेंगे तो पहला, ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, नो, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज सम ऑफ देम कैन नॉट डू। जैसे कि हम फिक्स्ड विंग देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल जाते हैं, वर्टिकल नहीं जाते हैं। सेकेंड, ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, होवरिंग सब में ऑटोमेटेड नहीं होती। जो मल्टीकॉप्टर्स होते हैं या जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं उनमें होवरिंग हो सकती है, ऐसे उठे फिर ऐसे घूमे फिर ऐसे चले गए। लेकिन जो एक फिक्स्ड विंग होगा उसका एक फिक्स्ड फ्लाइट पैटर्न होगा जो कि एयर चैनल्स के थ्रू चलेगा, और उन एयर चैनल्स के थ्रू ही उसको मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रेकडाउन भी हो सकता है UAVs में, उसका स्ट्रक्चर भी टूट सकता है एयर फ्रिक्शन से। तो होवरिंग उतनी इंप्रोवाइज्ड या ऑटोमेटेड नहीं होती है जो फिक्स्ड विंग आपको देखने मिलते हैं, इसलिए सभी में तो नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3, ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, नहीं, हमारे पास UAVs हर तरीके के हो सकते हैं। इनमें एक कंबस्टिबल इंजन भी हो सकता है, फ्यूल इंजन भी हो सकता है, उस फ्यूल इंजन को भी यूज करके हम अपने UAVs को बना सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल डिफरेंट, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो सोलर पैनल्स को यूज करते हैं और सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में EVs आपको देखने मिलेंगे, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स देखने मिलेंगे, या इलेक्ट्रिकल मोटर्स देखने मिलेंगी, वहां पर बैटरी बेस्ड सिस्टम्स हो सकते हैं
वो काम कर सकते हैं। तो सम ऑफ देम कुड हैव डन, इसमें क्योंकि ऑल आ जाता है इस क्वेश्चन में, इसलिए ऑल ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। इन फैक्ट इसका आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ देम। फिर 82nd क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 83rd क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये भी इससे लिंक हो जाता है, ईवी पर लिंक होकर के आता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम्स में जो बैटरीज यूज होती हैं उसके मेजर एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को पूछा गया। अब देखिए रेपिटेटिवली हम लोग बोलते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, या हर चीज करंट अफेयर्स से नहीं आती है। हमने करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन देखे, वो एआई समिट वाला क्वेश्चन देखा, वो पूछा गया है, या जनरल क्वेश्चंस देखे। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दो तरीके से हैं, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड सेकंड कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। जो चीजें आप ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं, सिर्फ पीटी की तैयारी नहीं होती है, तैयारी यूनिफॉर्म होती है, तैयारी एक यूनानिमस तैयारी होती है जिसमें पीटी और मेंस दोनों को पढ़ते हो, क्योंकि मेजॉरिटी टॉपिक्स वहां होते हैं और पूछे यहां जाते हैं, मेंस में होते हैं, पीटी में पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को भी हमें समझना होगा यहां पर कि ऐसे क्वेश्चंस उन चीजों को एग्जिबिट करते हैं कि आपने कितने अच्छे से मेंस की तैयारी करी थी। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम। लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड। अब जरा सा भी आपने पढ़ने में गड़बड़ की होगी, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा और उस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा भी जल्दबाजी कर दी होगी, या थोड़ा सा भी आपने पेशेंस नहीं रखा होगा, प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा होगा, तो आपने इसका आंसर, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनने ऐसे जल्दबाजी की होगी उन्होंने सब देख के लगा दिया। कुछ ऐसे भी होंगे जो ये देख के डर गए होंगे कि इसमें से यार लिथियम तो पता है, ग्रेफाइट पता है, बाकी की चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं, ये चीजें भी हमको नहीं पता। तो यहां पर हमें इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं कॉशियसली करना चाहिए। अब दूसरा है, कॉन्सेप्चुअली जब भी आप देखते हो लिथियम आयन बैटरीज का फॉर्मेशन होता है, उसमें ग्रेफाइट एनोड का काम करता है, बाकी चीजें कैथोड में हो सकती है। लिथियम आयन बैटरीज के कैथोड में लिथियम हो सकता है, यहां पर कोबाल्ट हो सकता है, यहां पर निकेल हो सकता है, एल्यूमिना भी यूज किया जाता है, सिलिका भी यूज किया जाता है, लेकिन ये सारे सब्सटेंसेस कैथोड के हो सकते हैं, पर ग्रेफाइट कैथोड में यूज नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट एनोड में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गिवर, इलेक्ट्रॉन टेकर नहीं है। तो यहां पर ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सभी कोबाल्ट, लिथियम, निकल, ये सब इसके कैथोड में यूज किए जाते हैं। सो ओनली 3 of them are correct in this question। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन हमको देखने मिला अबाउट दी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि कोल गैसिफिकेशन कैसे किया जाता है, अब ये लिंक करके पढ़ते हैं कि कैसे वेस्ट फॉर्मेशन होता है, वेस्ट से या वेस्ट फॉर्मेशन के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से कोल टेक्नोलॉजीज प्रॉब्लम कर रही हैं, और उन कोल टेक्नोलॉजीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज को हमको लेकर के आना होगा, और क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज में कोल गैसिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी बन जाती। कॉन्स्टेंटली ये टॉपिक हॉट बेड टॉपिक है जो यूपीएससी के डिस्कशंस में आता ही है, या इन टॉपिक्स में आता है, ये एनवायरमेंट में भी आता है, साइंस में क्लीन एनर्जी के टेक्नोलॉजीज में भी आता है। अब वहां पर जब कोल गैसिफिकेशन का जब हम बात करते हैं तो कोल गैसिफिकेशन का मतलब होता है कोल को हाई टेम्परेचर पर बर्न करना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, राइट। जब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आप कोल को बर्न करते हो एट टेम्परेचर्स अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड, टेक्नोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं, 700, 900, 1100, इन सारे टेम्परेचर रेंजेस पर कोल को बर्न किया जा सकता है, डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकती है टेक्नोलॉजीज। यहां पर बनती है एक मिक्सचर ऑफ द गैस विच इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर बनता है, इस गैस को कहा जाता है सिन गैस। ये सिन गैस क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होती है, अगर इसमें फिर से रिएक्शन करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकती है, सिन गैस। अब ये सिन गैस कई तरीके से यूज हो जाती है। ये सिन गैस डायरेक्टली आप इस सिन गैस को बर्न भी कर सकते हो, एनर्जी फॉर्म्स में यूज हो सकती है, केमिकल फॉर्म्स में यूज हो सकती है। जैसे सिन गैस से यहीं पर मेथनॉल एटसेट्रा बन सकता है, और मेथनॉल के बाद में कन्वर्जन से जो इथेनॉल एटसेट्रा सब्सटेंसेस हैं या इथेनॉल बनाने का एक फीड स्टॉक यहां पर बन सकता है सिन गैस से ही। दूसरी तरफ सिन गैस में प्रेजेंट हाइड्रोजन, इसको यूज करके अमोनिया बनाया जा सकता है, जो कि यूरिया का एक मेजर सब्सटेंस हो जाता है।
तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यूरिया, इथेनॉल, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली कोल गैसिफिकेशन से बनाए जा सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक सब्सटेंस ऐसा बनता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन से ही बनता है, नाइट्रिक एसिड और ग्लिसरॉल की, और ये कभी भी कोल गैसिफिकेशन से नहीं बनता है। तो यहां पर हमको ये छोड़ करके, विच इज सेकंड छोड़ के, 2 ऑफ देम आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। ये देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और एक्सप्लोजिव के बारे में बात हो रही थी। कई बार ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, करंट में ये न्यूज में रहा है, CL20 एटलीस्ट ये करंट में रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस वो भी होते हैं कि अगर हमको ये नहीं पता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 2 जगह पे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, चॉइस नंबर डी और चॉइस नंबर बी में। अगर पार्शली पढ़ा है तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करता है, क्योंकि अभी HMX के बारे में न्यूज में था दैट इट इज बीन टेस्टेड एज रॉकेट प्रोपेलेंट इन चाइना। ऐसा ही CL20 के बारे में भी था दैट चाइना इज यूजिंग CL20 एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट। लेकिन LLM 105 के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं रही है दैट इट वुड बी यूज्ड एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट। हाँ, फ्यूचर में कोई ऐसी यूज हो सकते हैं, बट इट इज नॉट बीन डन एट द ग्लोबल लेवल। तब ये वो क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में नहीं पता है तो ये क्वेश्चन डाउटफुल होकर के गलत भी हो सकता है। यूजुअली हमें क्या करना चाहिए, या तो जब हमें शॉर्ट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं तो उन क्वेश्चन को या तो हम जब पता है तभी करें, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को चेज ना करें, वो ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए। ऑल्दो इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए दैट दे आर बीन यूज्ड एज एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स, जिसमें HMX, RDX, HMX ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, CL20 एटसेट्रा ये भी HMX डिराइव्ड कंपोनेंट्स हैं जो हमको देखने मिलते हैं। दीज कुड हैव बीन दी एक्सप्लोजिव फॉर वेपन्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 87 अगर हम देखते हैं तो ये डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जिसमें मोजराना 1 चिप्स जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, उसके बारे में पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में था ये। इट इज बीन यूज्ड फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, येट इट इज, यस इट इज बीन यूज्ड। इस चिप को डेवलप किया है Amazon वेब सर्विसेज? नहीं, इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज ने, ठीक है। और डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, यस। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बारे में पढ़ते हैं तो डीप लर्निंग बिकम्स द कोर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है इसमें, राइट। देन इफ यू लुक अप टू क्वेश्चन नंबर 88, वेयर अगेन this year monoclonal antibodies have been spoken of. Monoclonal antibodies ऐसे antibodies होते हैं या ऐसे proteins होते हैं which are lab grown proteins, lab में synthesize किए जाते हैं। recombinant DNA technologies इसका base बन जाती है जिसके थ्रू proteins को form किया जाता है। ये सभी proteins specific immune सिस्टम फंक्शंस के लिए यूज किए जा सकते हैं। इम्यून सिस्टम फंक्शंस में कोई एक ऐसा एंटीजन बेस्ड प्रोटीन है जो बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उस एंटीजन बेस्ड प्रोटीन पर ये लग करके उस एंटीजन बेस्ड प्रोटीन को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो यहां पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल मींस इट इज बीन क्रिएटेड एग्जैक्टली एज अ रेप्लिका ऑफ व्हाट एन प्रोटीन अगेंस्ट एन एंटीजन शुड हैव बीन क्रिएटेड। तो थ्योरेटिकली क्लोनल है, मोनो है मतलब एग्जैक्टली सिमिलर है, क्लोनल है मींस इट इज बीन क्रिएटेड और इट इज बीन डिजाइंड। सो monoclonal antibodies are being created. They are man-made proteins. Yes, they are man-made protein. They stimulate the immunological functions due to their ability to bind to specific antigens. Yes, they can be used in treating viral infections like that of Nipah. Yes, Nipah हो गया, कोविड हो गया, इबोला हो गया, ऐसे कोई भी वायरल इन्फेक्शंस है उनके एंटीजेंस को ट्रैप करने में और उनको ट्रीट करने में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज किया जा सकता है। सो इन दिस इफ यू लुक इनटू देन 1, 2 and 3 वुड बिकम द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो ये बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको देखने मिलता है व्हिच इज रिलेटेड टू नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। ऐसा नहीं है, वायरसेस कैन सर्वाइव। इनफैक्ट वायरसेस का जो रेमिनेंट पार्ट होता है, ट्रेडिशनली वायरसेस जब किसी एक होस्ट के अंदर होते हैं तभी लिविंग होते हैं, आउटसाइड होस्ट ये नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग कंडीशन में सिर्फ इनका डीएनए या इनका आरएनए या इनके प्रोटीन्स ही एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट प्रोटीन्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, डीएनए और आरएनए एग्जिस्ट करता है, और डीएनए और आरएनए एग्जिस्ट कर सकते हैं ओशन वाटर्स में जो उसका पार्ट बन जाता है। सेकेंड, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी गलत है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वायरसेस होते हैं जिनको बैक्टीरियोफाजेस या हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी, ये होते हैं, राइट।
नो वायरसेस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। इनफैक्ट ये भी गलत है, बिकॉज वायरसेस जब भी किसी होस्ट के डीएनए से मिलते हैं तो उसके होस्ट डीएनए मशीनरी को यूज करते हैं और उसी होस्ट डीएनए मशीनरी से अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं और आगे अपनी लाइफ साइकिल को चलाते हैं। तो यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, विच इज 89th में आपको आंसर मिलेगा विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 90 विच कम्स फ्रॉम एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन। अब एक्टिवेटेड कार्बन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमको मिलता है व्हेन वी बर्न एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट। इस ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम कंट्रोल्ड बर्निंग में ले जाएं, कंट्रोल्ड बर्निंग और इंसेरिनेशन में ले जाएं। इंसेरिनेशन का मतलब क्या है? एट हाई प्रेशर इन कंट्रोल्ड स्टेट एट हाई टेम्परेचर इट इज बीन बर्न्ड। अब ये कोल भी हो सकता है, ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है। इस केस में जितने भी कंबशन से निकलने वाले गैसेस हैं वो सब इंसेरिनेशन चेंबर्स में ही बर्न हो जाते हैं। दूसरी तरफ इसका सिर्फ छोटा सा सॉलिड रेसिड्यू रह जाता है, बिकॉज बाकी सारे सॉलिड रेसिड्यूज भी बर्न हो जाते हैं। इससे बनता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन which generally is also called as charcoal। ये चारकोल केमिकली जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो then it becomes activated carbon or activated charcoal also। This activated charcoal has tremendous properties to play in chemical reactions। सबसे पहले ये chemical reaction में catalyst का काम कर जाता है। दूसरी तरफ ये क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को फेवर कर सकता है, इंटरमीडिएट के जैसे काम भी कर सकता है। दूसरी तरफ ये चारकोल एब्जॉर्प्टिव बहुत होता है, बिकॉज इसका सरफेस एरिया बहुत हाई होता है, तो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब या एड्सॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए इससे बेस होकर के, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होकर के ये क्वेश्चन देखने मिलता है, विच इज एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स टू रेमीडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। यस, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, बिल्कुल। हम वाटर प्यूरिफिकेशन में एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन को यूज करते हैं इन इनिशियल स्टेज, इन फाइनल स्टेजेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, जहां पर ये बहुत सारे इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरा, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स। यस, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, पॉल्यूटेंट्स को कम करने में हेल्प कर सकता है। Activated carbon can be easily synthesized from environmental waste and high carbon containing substances। बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक मैटर चाहे वो वेस्ट में हो या किसी फॉसिल फ्यूल में हो, उसको जब आप बर्न करोगे एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन कंट्रोल कंडीशंस, वो चारकोल में कन्वर्ट होगा और वो दैट कैन बी अगेन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, एनवायरमेंटल पर्पसेस आल्सो। तो यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, विच इज दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 1 remains correct और A remains correct with that is। अब देखो, इस बार ये बड़े प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस रहे, जो एक नया पैटर्न आ गया है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 3 स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट लिख दिया, फिर सेकंड और थर्ड उसका सही एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं, या ये बड़े डाउटफुल प्रॉब्लमैटिक रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम यहां पर इंफॉर्मेशन का नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर इन्फरेंस का है। आप कैसे इसको इन्फर करोगे, उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इन्फर करोगे, वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको देखने मिले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमारी एक डिटेल्ड आंसर की भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, समझ सकते हो, इनके डायमेंशन को समझ सकते हो। ओवरऑल हमको ये देखने मिलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस फैक्चुअल भी थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी थे, लेकिन बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के उन फैक्ट्स को पकड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस बार के क्वेश्चन पेपर में। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर इजी है, साइंस के क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। ऐसे कोई बहुत कम क्वेश्चंस थे जिनको ज्यादा चेज करना पड़ता। अगर अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट ने तो आसानी से ये क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी कम रहेगी, जो अच्छी बात है। और हर साल की तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमेशा की तरह ज्यादा ही रहे हैं, थोड़ा 12, 13, 14 क्वेश्चंस आपको देखने मिले। इनफैक्ट 16 क्वेश्चंस इस बार हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखने मिले। और इन 16 क्वेश्चंस में से अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की है, अपने फाउंडेशन कोर्सेज को अच्छे से पढ़ा है, तो इन 16 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस आसानी से निकाले जा सकते थे, आसानी से किए जा सकते थे।
चलो ज्यादा बोल दिया, तो 12 क्वेश्चंस तक तो आसानी से पहुंचा जा सकता था स्टूडेंट्स के द्वारा। जो एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी अगर उसने थोड़े से ध्यान से पढ़ा होता तो इसको निकाल सकता था। ओवरऑल मुझे लगता है कि आपने सिली मिस्टेक्स को कम किया होगा। मुझे लगता है स्टूडेंट्स जिनने पेपर दिया है इस बार उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अपीयर किया होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।